तो आइए हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे और कल के क्लास में पढ़े थे कि क्रस्ट किसे कहते हैं, मेंटल किसे कहते हैं, कोर किसे कहते हैं, क्या होता है स्थल मंडल, क्या होता है दुर्बल मंडल। तो आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे घनत्व पर आधारित अध्ययन। कल पीछे का पढ़ चुके हैं, अगर आप पीछे का क्लास नहीं देखे हैं देख लीजिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे घनत्व पर आधारित अध्ययन। ठीक है, घनत्व पर आधारित अध्ययन आज का टॉपिक ये है। अब देखिए, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बस बहुत छोटा सा है। अब आपको जैसा कि बताए थे कि अलग अलग वैज्ञानिक का अलग अलग मत है पृथ्वी के आंतरिक संरचना को लेकर। तो आप कुछ पहले फिजिक्स का टर्म है, आप उसको जान लीजिए। जैसे कि देखिए, डी फॉर डेंसिटी, या हम पूरा ही लिख देते हैं। डेंसिटी का कैसा रिलेशन होता है वॉल्यूम और मास से? मास मतलब द्रव्यमान और वॉल्यूम, वॉल्यूम का हिंदी होता है आयतन। आप बोलिएगा तो लिख ही देते हैं। वॉल्यूम का आयतन और डेंसिटी का होता है हिंदी घनत्व। ठीक है, और मास का यहाँ द्रव्यमान होगा। अब देखिए, आपको ये याद रखना है कि अगर डेंसिटी का वॉल्यूम से देखिए उल्टा रिलेशन है, और मास से सीधा रिलेशन है। अब हम लोग आते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पे और एक देख लीजिए, जैसे कि अगर डेंसिटी मान के चलिए बढ़ाते हैं, अगर घनत्व जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगा, आयतन घटेगा। तो बस इतना ही जानना था। अब देखिए, अब अगर पहले कुछ आप जान लीजिए, जैसे जैसे फिर कल वाले फिगर बनाते हैं। चलिए, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सब तो आप जान ही चुके हैं। अब देखिए, घनत्व पर आधारित अध्ययन ये है कि आप जैसे जैसे, मतलब साइंटिस्ट का कहना है कि जैसे जैसे अंदर की ओर आएंगे, ठीक है, देख रहे हैं, जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर की ओर आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, घनत्व बढ़ता जाएगा। ठीक है, और घनत्व बढ़ता जाएगा तो जैसा कि आप देखें हैं, घनत्व बढ़ेगा तो क्या चीज घटेगा, आप ये बताइए। तो क्या घटेगा, आयतन। देखिए यहाँ वी फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। और एक चीज और जानिए आप कि घनत्व का प्रेशर से, मतलब दबाव से भी सीधा रिलेशन होता है। प्रेशर यानी कि दबाव, इसको पी से डोनेट करेंगे, पी से मतलब दर्शाएंगे। अब देखिए, तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे अंदर की ओर जाएंगे, देख रहे हैं, अंदर की ओर जैसे जैसे जाएंगे वैसे डेंसिटी जो है बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, पर वॉल्यूम, ये जो है आयतन, घटेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, और ये कैसे प्रूफ किया गया है। तो क्योंकि इसका ये वजह है कि जैसे कि आप कैसे, देखिए आप ये देखिए, जैसे अगर क्रस्ट का बात करें तो क्रस्ट का जो औसतन घनत्व है ना, वो है, आप याद भी रख सकते हो, इसे कोई ज़रूरी नहीं है ये समझने के लिए कि हाँ ये तर्क सही होता है कि नहीं, क्योंकि जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं घनत्व तो बढ़ भी रहा है कि नहीं। तो इसका देखिए घनत्व, अगर क्रस्ट की बात करें तो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, यही अगर हम लोग मेंटल का बात करेंगे, इसका घनत्व क्या है, यहाँ घनत्व लिख रहे हैं हम। ठीक है, इसका घनत्व अगर बात करेंगे ना, देखिए इसका 2.5 से 3 है। थोड़ा सा और लिख ही देते हैं हम, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए, इसका 2.5 से 3 के बीच घनत्व है। 2.5 ग्राम से 3.5 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ये क्रस्ट का भाग का है। अगर मेंटल का बात करें इसका घनत्व का, तो इसका आपका हो जाता है 3.5 ग्राम, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। से कितना,
5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक। और कोर का अगर यही बात करेंगे, इसका भाग का बात करेंगे, एक मिनट रुक जाइए। अगर कोर का बात करते हैं हम लोग इसका, तो कोर का घनत्व हो जाता है आपका, कोर का घनत्व आपका हो जाएगा, ये देखिए 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप खुद देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे अंदर की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे अंदर की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, घनत्व तो बढ़ रहा है। जैसे क्रस्ट ऊपरी भाग था, जैसा कि कल आप लोग पढ़ चुके हैं, तो उसका इतना ही है, ठीक है। मेंटल का ये है 3.5 ग्राम से 5.5 ग्राम, और इसका है कितना है, इसका 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है घनत्व पर आधारित अध्ययन। घनत्व पर आधारित अध्ययन इतना ही था, ठीक है। अब अगर बात करते हैं, ये देखिए पहला मत था। अगर आप दूसरा मत भी जानना चाहें, वैसे ये फैक्ट आपको याद रखना है। और अगर आप दूसरा मत जानना चाहते हैं, मतलब कि जैसे आपको पहले ही बताए थे कि डेंसिटी का मास से सीधा रिलेशन है और वॉल्यूम से उल्टा, तो दूसरा मत ये भी है ना कि आप ये समझ लीजिए कि दूसरा मत ये भी है कि जैसे जैसे हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो अंदर की ओर जाने पर मास में क्या आएगा, आप ये बताइए। मास में कमी आएगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। देखिए अंदर की ओर जाइएगा तो मास में वृद्धि होगा, ठीक है। और मास में वृद्धि होगा तो ये देखिए डेंसिटी का मास से कैसा रिलेशन है, सीधा। इसके मतलब घनत्व में भी वृद्धि होगा। तो पहला मत तो जो बताएं वो था, ठीक है, कि द्रव्यमान का नहीं, पहला मत बताए थे आयतन का घनत्व से, और दूसरा बता रहे हैं इसका घनत्व से, घनत्व का मतलब मास से। दूसरा मत ये है कि जैसे जैसे हम लोग अंदर की ओर जाते हैं, तो द्रव्यमान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। और द्रव्यमान में वृद्धि होने के कारण ही घनत्व में भी वृद्धि हो रहा है। अब देखिए इसके बारे में इतना ही था जानना, इससे ज़्यादा भी बहुत डीप है, पर उसका ज़रूरत है नहीं आपको। अब हम लोग पढ़ते हैं तापमान पर आधारित अध्ययन। इससे आपका सारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। और वैसे भी जो मेन इम्पोर्टेंट है ना, वो भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन है। उसी की ज़्यादा मान्यता है, उसी की ज़्यादा प्राथमिकता, आपको कल भी बताए थे। तो अब आज पढ़ते हैं घनत्व पर। तो पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे तापमान पर आधारित अध्ययन। लिख भी देते हैं, तापमान बोल दीजिए, तापमान पर आधारित अध्ययन। तापमान पर आधारित अध्ययन। अब देखिए इसको, फिर अगर हम लोग ये बनाते हैं, अब जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे, कुछ वैज्ञानिक का कहना है कि जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टी फॉर टेम्परेचर है, ठीक है। इंग्लिश में तापमान को टेम्परेचर कहते हैं, जिसको हम टी से डोनेट कर, मतलब टी से दर्शा रहे हैं। अब देखिए, तो जैसे जैसे आप मान के चलिए कि 100 मीटर अंदर की ओर जाइएगा, हर 100 मीटर अंदर की ओर जाने पे आपका 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। 100 मीटर अंदर की ओर जैसे जाइएगा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। अब जैसे ये है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, और ये जैसा कि हम लोग पहले बनाए थे, और भी एक ही है, पर अभी आपको समझाने के लिए जो समझना है आपको वो देखिए। अब जैसे मान के चलिए ये भाग है, और ये भाग 90 किलोमीटर यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ तक जाने 90 किलोमीटर तक अगर आप जा रहे हैं अंदर आंतरिक भाग की ओर, तो 1800 से 2700 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना बढ़ जाएगा, 1800 से 2700 डिग्री तक। और 90 डिग्री के बाद अगर आप बात करिएगा, जैसे आप देखिए ये जो भाग है, ठीक है,
अब ये भाग देखिए, ये भाग हो जाएगा तरल अवस्था में, तरल अवस्था में 90 किलोमीटर के बाद का जो आंतरिक भाग हो तरल अवस्था में हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग एक चीज और देखना चाह रहे थे, यहाँ पे बताना चाह रहे थे आपको कि देखिए जैसे कि आप मान लीजिए इसको एक आप ये, अरे सॉरी, ये देखिए अंदर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो इधर प्रेशर बढ़ रहा है और प्रेशर का रिलेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ बीपी लिख रहे हैं शॉर्ट में। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से भी सीधा रिलेशन होता है और एमपी यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, और आप समझ ही रहे होंगे बॉइलिंग पॉइंट का शायद हिंदी होता है क्वथनांक, और मेल्टिंग पॉइंट का गलनांक, गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु। तो इसका प्रेशर से जो है ना, ये प्रेशर से सीधा रिलेशन होता है। और ये क्यों बताएं, तो देखिए ये आप सीधा समझिए ना कि आपको पहले चीज बस आपको अब इतना से ही आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आप सुनिए बस ध्यान से। देखिए 100 मीटर की गहराई में जा रहे थे तो टेम्परेचर जैसे जैसे अंदर की ओर जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है। मतलब कि यानी कि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 30 से 35 मीटर आप अंदर की ओर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ऐसे भी एग्जाम में घुमा के पूछा जाता है, क्योंकि 100 मीटर में 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो 30 से 35 के बीच 1 डिग्री बढ़ेगा। अब देखिए, और 90 किलोमीटर की गहराई के बाद अगर हम लोग बात करें तो तापमान के ज्यादा अधिक हो जाने पर, जैसा कि आपने तापमान देखा कि 1800 से 2700 डिग्री सेल्सियस तक हो गया, तो तापमान अधिक होने पर क्या हो जाएगा, अब उसके जो बीच का भाग, जो ये भाग हम लोग देख रहे थे, ठीक है, अब ये तरल अवस्था में हो जाता है। अच्छा, आप जो भी पढ़ रहे हैं आप ये चीज जान लीजिएगा, आपको स्टार्टिंग में ही बता देंगे कि ये कोई भी वैज्ञानिक अभी तक एग्जैक्ट मतलब नहीं पता कर पाया। ठीक है, सब अपना अपना एक आधार दिया है कि कोई ताप के आधारित पर अध्ययन किया है, कोई घनत्व पे, फिर अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे भूकंप शास्त्र पे। सबसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता भूकंप शास्त्र का है। ठीक है, अब देखिए इसका जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये होता है कि पहला तो आप लोग जान लिए कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो बीच का जो भाग है ये हो जाएगा तरल भाग, यहाँ लिख ही चुके हैं। अब वहीं अगर ये बात करें ना, ये वाला इस चीज का दाब पर, तो वही है कि दाब पर आधारित अध्ययन के अनुसार किसी भी पदार्थ का देखिए गलनांक और क्वथनांक का सीधा संबंध किससे हो रहा है, दाब से। ठीक है, तो जैसे जैसे अंदर की ओर जा रहे हैं तो परतों में क्या हो रहा है, दाब बढ़ रहा है। तो दाब बढ़ने के कारण ना तापमान पर भी क्या असर होगा, तापमान पर वृद्धि हो रहा है। और दाब अधिक है ना तो कोई पदार्थ ठोस अवस्था में रह सकता है, सब वैज्ञानिक का कहना है, मेरा कहना नहीं है। तो प्रेशर बढ़ने के कारण कोई पदार्थ ठोस अवस्था में भी रह सकता है, इसलिए पृथ्वी ठोस पदार्थ से निर्मित एक दृढ़ पिंड है, मतलब एक पिंड के समान है। अब देखिए हम यहाँ से हम लोग क्या जाने कि इस प्रकार जैसे घनत्व पे पढ़े, तापमान पे पढ़े या दाब पर पढ़े, इसके अनुसार आपको भी रह ही गया होगा भाई कि पूरा एकदम एग्जैक्ट स्पष्ट जानकारी ना आपको मिला ना आज तक वैज्ञानिक को मिला है। ठीक है, तो इसीलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। किस पे पढ़ेंगे, भूकंप शास्त्र पर आधारित। ये भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ही बताता है। और भूकंप शास्त्र के पढ़ने के पहले आप लोग कुछ चीज जान लीजिए, जैसे कि आप लोग एक चीज सुने होंगे नाम, आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा तरंग के बारे में, कि अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, नाम तो सुने ही होंगे। जैसे अगर बात करें हम लोग कि यांत्रिक तरंग का अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर यांत्रिकी तरंग की बात करें तो वो कौन कौन सा होता है, ये दोनों को मिला दे तो यांत्रिक तरंग कहते हैं। देखिए एक होता है अनुदैर्ध्य, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग और एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग। और इसका आधार क्या है, अनुदैर्ध्य का, अनुप्रस्थ का, तो इसका आधार ये है कि आप सीधा समझिए कि कणों का कंपन का जो मतलब
दिशा है ना, उसी के आधार पर है कि भाई ये तरंग अनुदैर्घ्य होगा कि ये तरंग अनुप्रस्थ होगा। यानी कि अभी आप नहीं समझे होंगे। यानी कि ये अब देखिए, मान के चलिए कि ये देखिए यहाँ पे कण है जो उसका कंपन होगा। तो कंपन अगर ऐसे हो रहा है, ठीक है, अगर ऐसे हो रहा है, यहाँ भी लिख देते हैं, यानी कि कंपन देख रहे हैं दिशा के समानांतर, ठीक है, तरंग की दिशा के ही समानांतर है। जैसे अगर ये कोई तरंग है और इसके समानांतर है, तो ये मान के चलिए ये है, अगर यहाँ लाइन भी खींच रहे हैं यहाँ, तो क्या है, इसके समानांतर चल रहा है। और अगर ये लाइन रहता ऐसे इसके ऊपर खींच देंगे या ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये लंबवत हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, हम यहाँ सीधा लिख देते हैं, अगर कणों का कंपन, ठीक है, कणों का कंपन क्या होगा, अगर तरंग की दिशा के समानांतर होगा, तरंग की दिशा के समानांतर तो उसको क्या बोलेंगे, हालांकि यहाँ समानांतर नहीं लिखा है, समानांतर, अगर कणों का कंपन तरंग की दिशा के समानांतर, देख रहे हैं, समानांतर अगर होगा तो उसे ही बोलेंगे अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। और अगर आगे देखिए, अगर ये है तरंग की दिशा, ठीक है, और ये ऐसे लंबवत बार बार हो रहा है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये दिशा के लंबवत, यहाँ लिख दीजिए, अगर तरंग की दिशा के लंबवत, तरंग की दिशा के लंबवत, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। अब आप तरंग के बारे में पूरा हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। जितना जानना था उतना हम लोग तरंग के बारे में जान चुके हैं, जितना जरूरत है, ठीक है। बाकी अभी आप इतना ही जानिए कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखे भूकंपीय तरंग, इसको पढ़ेंगे आगे कल, क्योंकि एक ही दिन सारा पढ़िएगा तो आपका पूरा खिचड़ी हो जाना है। अगर देखिए हम लोग पढ़ेंगे भूकंपीय तरंग क्या क्या होता है, कौन कौन होता है, तो अभी के लिए बस इतना ही है कि ये पी वेव रखिए, इसे फिर बोलते हैं एस वेव, और इसे एल वेव। पी मतलब होता है प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक तरंग, ये हो जाएगा एस सेकेंडरी, शॉर्ट में लिखें इसलिए एस वेव बोला भी जाता है, एग्जाम में भी एस ही आएगा, ये नहीं कि हम अपने मन से शॉर्ट बनाए। सेकेंडरी वेव यानी कि द्वितीय तरंग, और एल होता है एल वेव, यानी कि सतही तरंग, ठीक है, एल वेव सतही तरंग। अब ये क्या होता है, कौन सा तरंग सबसे पहले आएगा, भूकंप कहाँ होगा, ठीक है, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।